अस्सलाम वालेकुम। नो प्लास्टिक्स की एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेजबान सऊद जफर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो कि लाइफ कोच, मेंटोर, मार्केटिंग एंड बिजनेस कंसल्टेंट होने के साथ साथ इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, कॉर्पोरेट अफेयर्स जैसे शोबों में आला ओहदों पर फाइज रह चुके हैं और तकरीबन 50 साल का वसी तजर्बा रखते हैं। आपका बहुत पुराना ताल्लुक प्लास्टिक्स एंड पॉलीमर इंडस्ट्री के साथ रहा है और आप एक इंटरनेशनल कोच की हैसियत से पिछले कई सालों के दौरान बेबहा प्रोफेशनल्स को ट्रेन कर चुके हैं। आप 1995 से 2015 तक विन मॉलर एंड होल्शर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं और इससे पहले 80 की दहाई के अवाइल में इंडिया में HDPE या PP वोवन मटेरियल की सर्कुलर वीविंग टेक्नोलॉजीज के कयाम और इसके फैलाव में मरकजी किरदार भी आप अदा कर चुके हैं। भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली से हमारे साथ आज शामिल गुफ्तगू हैं राकेश शाह साहब। आदाब शाह साहब। आदाब, नमस्कार। कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? माजरत कि आपका हमने पूरा तारुफ नहीं करवा पाए, बल्कि अगर करवाते तो शायद पूरा टाइम ही हमारा इसमें निकल जाता। बट वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर यू। जफर साहब, आपने जो कहा वो शायद मेरे शऊर और लियाकत से ज्यादा ही है और मेरे तजुर्बे से। और आपने बहुत कहा, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपके सामने हाजिर हूँ, जो कुछ मुझे आता है और जो जानता हूँ वो बता सकूंगा। सर, माजरत कि आपका पूरा तारुफ हम नहीं करवा सके, बट वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर यू टू टेक आउट सम मोमेंट्स फॉर अस फ्रॉम योर प्रेशियस टाइम। और आपका बहुत शुक्रिया। हमने आज ये सोचा बहुत शुक्रिया। हमने आज ये सोचा कि आप इतने प्रोफेशनल्स को ट्रेन कर चुके हैं, तो कुछ आपसे ट्रेनिंग हम भी ले लेते हैं, हम भी कुछ अपनी मालूमात में इजाफा कर लेते हैं। ये आपकी ज़रा नवाज़ी है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। आपकी खुद की आप बहुत काबिल इंसान हैं और मैंने आपके बारे में लिंक्डइन पे देखा। बहुत इम्प्रेसिव आपका पूरा करियर है। तो मैं आपको क्या सिखा सकूंगा, मैं नहीं समझता हूँ कि कुछ ऐसा हो सकेगा। लेकिन जो मुझे आता है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा, जो आप पूछेंगे। नहीं सर, तिफले मकतब है, हम तो अभी भी कोशिश करते रहते हैं कुछ ना कुछ मालूमात में इजाफा करने की। बहरहाल सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, जो प्रेजेंट सिचुएशन जो ये पैंडेमिक की चल रही है, कोविड-19 की, इसके हवाले से आपके ख्यालात जानना चाहेंगे। और साथ ही साथ जो पैकेजिंग कंपनीज हैं, हम अपनी इंडस्ट्री की बात करते हैं, उनके लिए, इन पैकेजिंग कंपनीज के लिए आपकी क्या राय है कि इस मौजूदा सूरत हाल में और इसके पेश नजर ओवरऑल मार्केट में आप मस्बत रुझान देखते हैं या मनफी पैकेजिंग कंपनीज के हवाले से? शाह साहब। देखिए, पेंडेमिक से करीब करीब सारी इंडस्ट्रीज पे असर पड़ा है और ख़ास तौर पे जहाँ तक अगर हम प्लास्टिक इंडस्ट्री का एज ए होल बात करें, पैकेजिंग पे मैं अभी आता हूँ, तो उस पे काफ़ी असर इसलिए पड़ा है कि जो मेजर सेक्टर्स हैं, कंज्यूमिंग सेक्टर्स, उनके लॉकडाउन की वजह से एक्टिविटीज़ बंद हो गई। तो वाइट गुड्स के एरिया में, ऑटोमोटिव्स के एरिया में, सभी जगह काफ़ी असर पड़ा। लेकिन कुछ एरियाज़ में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ उनके डिमांड में। ख़ास तौर पे फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का वक्त बहुत अच्छा गया। हमारे जितने भी हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरर्स हैं फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के, जो बड़े हैं और जो अच्छा काम कर रहे हैं, उन सभी ने ये रिपोर्ट किया कि बहुत डिमांड बढ़ गई थी, बल्कि वो लोग उसको मीट करने में डिफ़िकल्टी हो रही थी, इसलिए कि लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम थी, ट्रक्स वगैरह की अवेलेबिलिटी का इशू था। मेरे ख्याल से ये वर्ल्ड ओवर एग्जैक्टली इस तरह की सिचुएशन रही है और हर जगह यही सूरत हाल पेश आई है। इस वजह से सभी जगह थोड़ा डिस्ट्रप्शन हुआ, यहाँ भी हुआ। सही। लेकिन आगे हम देखते हैं कि बहुत अच्छा वक्त आने वाला है। सही। अच्छा, ये बताइएगा, पाकिस्तान और इंडिया दोनों की बात कर लेते हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं। यहाँ खास तौर पे स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर जो है वो मुनासिब दामों पर मिल जाती है। आप क्या समझते हैं कि पैकेजिंग 4.0 ये एक इस्तिलाह है, आप इसको बखूबी जानते हैं, आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल अहम है और हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको इन दोनों चीजों से फायदा पहुंच सकता है? जी, मेरा अपना मानना ये है, मैं टेक्नोलॉजी में ही ज़्यादा यकीन रखता हूँ और मैंने ये सोचा और समझा है कि अगर हम पूरी ह्यूमैनिटी की और मैनकाइंड की हिस्ट्री को देखें, सिविलाइजेशन की हिस्ट्री को देखें, जी। तो आप देखेंगे कि तरक्की उन्हीं मुल्कों ने हमेशा की और वही आगे रहे, चाहे मिलिटरीली चाहे इकोनॉमिकली, क्योंकि दोनों चीज़ साथ चलती है।
जिन्होंने जो ज्यादा इन्वेंटिव थे, जिन्होंने ज्यादा इजादें करी। जिस वक्त जो मुल्क ज्यादा एक्टिव रहा अब साइंस और टेक्नोलॉजी के इदारे में, वो हमेशा आगे रहा। आप अगर देखें शुरू से मिस्र में और हिंदुस्तान, चीन, इन कंट्रीज में ज्यादा इन पहले बहुत प्रॉस्पेरिटी थी। धीरे धीरे साइंस की तरक्की जो है वो इजिप्ट से खिसक के नॉर्थ की तरफ इटली और ग्रीस में चली गई, तब उन लोगों ने दुनिया के ऊपर राज किया। इस तरीके से आगे खिसकती चली गई और आप हर जगह यही देखेंगे सूरत हाल। तो मेरा मानना ऐसा है कि टेक्नोलॉजी से सिर्फ फायदा ही हो सकता है, इसीलिए सारी दुनिया जो है उसका तरक्की का रास्ता टेक्नोलॉजी है। और जहाँ तक 4.0 का सवाल है, अक्सर लोगों का ऐसा ख्याल होता है कि शायद लोगों की नौकरियां जाती रहेंगी और जहाँ पर लेबर सस्ती है वहाँ पर इस तरह का शायद अच्छा होगा, आसान होगा कि हम ये ना करें, ऑटोमेशन कम करें। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि जैसे जैसे ऑटोमेशन बढ़ता है वैसे वैसे नौकरियां बढ़ती जाती है। अच्छा। लेकिन स्किल सेट, नए स्किल सेट्स की रिक्वायरमेंट आ जाती है। उसके लिए आपको इनोवेशन की ज़रूरत होती है, आपको टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की ज़रूरत होती है और सबसे ज़्यादा लोगों को अब ट्रेन करने की ज़रूरत होती है। उनको दोबारा से ट्रेन करना पड़ता है, रीडिप्लॉयमेंट करना पड़ता है। मेरे ख्याल से इन चीज़ों के ऊपर गौर करना फिर उस वक्त बहुत ज़रूरी हो जाता है। सही। क्योंकि हम आगे ये सोचें कि हम सस्ती लेबर हमें मिल रही है, लेकिन वो लेबर जो है वो इतनी क्वालिफाइड नहीं है, तो हम आगे तरक्की नहीं कर सकेंगे। उन लोगों को भी उसी जगह पे रोक देंगे जहाँ पर वो मौजूद हैं, अभी हैं। सही। हमें उनको भी ऊपर लाना है, उनको भी आगे लाना है, तो उनको भी टेक्नोलॉजिकली ज़्यादा क्वालिफाई करना पड़ेगा, उनको ज़्यादा ट्रेन करना पड़ेगा। और उसका नतीजा ये होगा कि जैसे देखिए वेल्थ क्रिएशन ज़्यादा होगा तो जॉब्स बढ़ेंगे। बिल्कुल सही। जॉब्स का सीधा ताल्लुक वेल्थ क्रिएशन से है और ऑटोमेशन से वेल्थ क्रिएशन बढ़ता है। उसकी वजह यह है कि आपका आउटपुट बढ़ता है, कंजम्पशन बढ़ता है, क्वालिटी और रिपीटेबिलिटी इंप्रूव होती है। तो इस वजह से मेरा मानना ऐसा है कि हमारे और आपके जैसे मुल्कों में, पाकिस्तान या हिंदुस्तान में जिस तरह की आबादी है और जिस तरह की लेबर अवेलेबल है, उनको भी हमें आगे लाना है। तो 4.0 की तरफ जाना ही होगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से आपका क्या ख्याल है? जब मशीनरी तरक्की करती है, जब इन्वेंशंस आती हैं, जब हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज को अपनाते हैं, तो साथ साथ ह्यूमन रिसोर्सेज को भी हम यानी उसी में इंडक्ट करते हैं, उनको भी, उनकी भी ट्रेनिंग करते हैं। अभी आपने इसी बात पे रोशनी भी डाली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन ऑल्सो हेल्प पॉजिटिवली फॉर आवर इंडस्ट्री। शाह साहब जी बिल्कुल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब कोई नई चीज़ तो रह नहीं गई है। आप जितने भी चैटबॉट्स वगैरह देखते हैं या आप जितने भी दूसरे भी ऐप्स को यूज़ करते हैं, वो सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब कोई ऐसी भेद वाली बात नहीं रही है जिससे कि हमें कोई डर हो या हमें ऐसा लगे कि ये कोई अजीब चीज़ आ गई है जो इसे हम हैंडल नहीं कर सकते। ये एक आसान चीज़ है और ये हमारे काम को सिर्फ आसानी करेगी, इसको मुश्किल नहीं करेगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत इसलिए भी पड़ेगी कि जब हम इंडस्ट्री 4.0 में जाते हैं तो हमको बहुत सारे फंक्शंस मशीनों के ऊपर डालने होते हैं। और ख़ास ऑटोमेशन के पीछे जो ख़ास वजह है और जो एआई जिसमें बहुत मदद कर सकती है, वो ये है कि आप देखें कि हम असल में करना क्या चाह रहे हैं। हम करना ये चाह रहे हैं कि हम इंटेलिजेंस या बेसिक फंक्शंस को इंसान से ट्रांसफ़र करके मशीन में ले आए, बिल्कुल सही, जिससे कि उसमें गलतियां होने की गुंजाइश कम रह जाए। हम उसका प्रेसिजन बढ़ा रहे हैं, हम उसका कंट्रोल इंप्रूव कर रहे हैं, जिससे कि हम क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, रिपीटेबिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इससे कोई घबराने की बात नहीं है, इससे फायदा ही होने वाला है। इससे इकोनॉमी को मदद मिलेगी, इससे नए जॉब्स क्रिएट होंगे, जॉब्स का अपग्रेडेशन होगा, लोगों की आमदनी बढ़ेगी और जो वर्कर्स हैं हम उनको अच्छी लाइफ दे सकेंगे। सही। शाह साहब, आपका जो एक्सपीरियंस रहा है पैकेजिंग इंडस्ट्री के हवाले से आपसे जानना चाहेंगे। आप ये बताइएगा कि प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए किस तरह की एक्सपर्टीज दरकार है हम दोनों के ममालिक में, जो खास तौर पे पाकिस्तान के हवाले से अगर आप अपना इनपुट देना चाहें तो हम जरूर वी वुड वेलकम दैट। देखिए, पाकिस्तान के बारे में तो हम जो पढ़ते हैं और देखते हैं और जो अपने दोस्तों से, जो हमारे पाकिस्तान में दोस्त हैं, उनसे सुनते हैं, उतना ही जानते हैं। मैं इतना ज़्यादा नहीं जानता पाकिस्तान के बारे में कि मैं उसके ऊपर ज़्यादा कुछ कमेंट कर सकूं। लेकिन मैं समझता हूं कि वहाँ के और यहाँ के हालात में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ऐसा मेरा अपना मानना है।
तो मुझे लगता है कि इसके लिए ज़रूरी है कि लोगों को हम ट्रेन करें। तो हमें जिन चीज़ों के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, वो एक तो इनोवेशन है, हम्म। इनोवेशन बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ जिस पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है कि टेक्नोलॉजी। और तीसरी चीज़ है प्रोसेस टेक्नोलॉजीज में हमको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, पॉलीमर साइंस की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, ये दिस मेक्स अ होल बुके ऑफ लेट्स से skills which will be required. We need more skills in polymer science. We need more skills in process engineering or process technologies. We need more skills in let's say information technology, because more and more the machines will have more automation, more computerization, and then of course AI and 4.0. All this will require कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन skills को develop करें। सही। शाह साहब, आपके ख्याल में पाकिस्तानी कंपनीज किस तरह से जो ये क्वालिटी है और कंपटीशन है इसको मद्देनजर रखते हुए अपनी एक्सपोर्ट मार्केट्स में अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बेहतर तौर पर प्रमोट कर सकते हैं? विद योर नॉलेज वी वुड लाइक टू गेन सम सम इनपुट फ्रॉम यू, ताकि हम भी उससे कुछ फायदा हासिल कर सकें। शाह साहब, आपकी बहुत सारी पाकिस्तानी कंपनियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जितना मुझे मालूम है। और बहुत अच्छा काम, दुनिया की अच्छी से अच्छी नई से नई टेक्नोलॉजीज आपके यहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं। आपके यहाँ कई पैकेजिंग कंपनीज बहुत बड़ी भी हैं और दूसरे कंट्रीज में भी काम कर रही हैं। जैसे पैकेजेस के बारे में मुझे पता है कि क्योंकि मैं श्रीलंका जाया करता था, तो वहाँ पे पैकेजेस लंका भी उनकी एक डिवीजन थी। इसी तरह से आपकी और भी दूसरी बहुत सारी अच्छी अच्छी बड़ी कंपनियां हैं जो अच्छा काम कर रही हैं। ज़रूरत सिर्फ दो ही चीज़ों की होती है कि हम कॉम्पिटिटिव हों और रिलायबल सप्लायर हों। कॉम्पिटिटिव होने का मतलब ये नहीं है कि हम सस्ता बनाएं, क्योंकि हमारे यहाँ एक कहावत है, सस्ता रोए महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो अगर हम इस बात को मान के चलें तो, और दूसरी बात है कि दुनिया सस्ते को नहीं ढूंढ रही है। आप किसी भी फील्ड में देखिए तो दुनिया जो है वो अच्छी से अच्छी चीज चाह रही है। उसके लिए दुनिया कीमत देने के लिए तैयार है, क्योंकि उससे फायदा मिलता है। जैसे अगर हम फूड को सेफ प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसकी लाइफ बढ़ा सकते हैं, तो हम बहुत बड़ी सेविंग कर रहे हैं बहुत कम कीमत पे। पैकेजिंग जो है वो जिस फूड को प्रोटेक्ट कर रही है उससे बहुत कम कीमत में बनती है। सही। तो इस वजह से तो हमें क्या चीज करनी है, हमें क्वालिटी के ऊपर बहुत जोर देना है। हम क्वालिटी हमारी जब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की रहेगी तभी हम दुनिया में compete कर सकेंगे। उसके बिना हम compete नहीं कर सकेंगे, हम प्राइस पे नहीं जीत सकेंगे, क्योंकि अगर हमारी चीज क्वालिफाई नहीं करती है तो वो कोई मुफ्त भी नहीं लेना चाहेगा। सही। इस वजह से क्वालिटी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, और क्वालिटी को अचीव करने के लिए एक जो सबसे जरूरी चीज है वो है टेक्नोलॉजी। अगर हमारे पास सही टेक्नोलॉजीज नहीं है तो हम सही क्वालिटी नहीं बना सकेंगे। टेक्नोलॉजी के साथ में एक बैगेज आता है, और वो बैगेज है जिसको मैं हमेशा कहा करता हूँ स्केल। अगर आपके पास, यू हैव टू स्केल अप, क्योंकि टेक्नोलॉजीज में जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो एमोर्टाइज करने पड़ेंगे आपको लार्जर प्रोडक्शन पे, इसलिए आपको मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग चाहिए। सही। लेकिन उस सब के लिए जो प्री रिक्विजिट है वो कि हम सही क्वालिटी बना सकें और सही समय पर डिलीवर कर सकें, सही वक्त पर हम कस्टमर के पास पहुंचा सकें, जिससे कि हमारी रिलायबिलिटी एज ए सप्लायर एस्टेब्लिश हो सके। सर, बहुत ज़बरदस्त आपने आज गुफ्तगू की है, और वी होप कि हम और हमारे साथ जितने हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमारे इंडस्ट्री के पार्टनर्स हैं, वो भी कुछ इससे गेन करने की ज़रूर उनको उसमें मदद मिली होगी। आखिर में बस आपसे जानना चाहेंगे, नो प्लास्टिक्स का जो हमारा ये प्लेटफॉर्म है, इस पर आपके कमेंट्स और कुछ ख्यालात, कुछ मशवरे, और हम इसको किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, और जो हम कोशिश कर रहे हैं इस इंफॉर्मेशन गैप को फिल करने की, उसके बारे में आप क्या कहना पसंद फरमाएंगे शाह साहब? ये आपका बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा एफर्ट है, क्योंकि प्लास्टिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा गलतफहमियां लोगों के दिमाग में बस गई हैं, घर कर गई हैं, इस वजह से कि बहुत सारा प्रोपेगेंडा इस तरह का होता रहा है। असल में हुआ यह है कि लोगों ने लापरवाही की है। मैं और आप, हम जैसे सब लोग लापरवाही करते हैं और कहीं भी किसी भी चीज़ को फेंक देते हैं। लिटरिंग की वजह से एक विजिबिलिटी प्लास्टिक की जो है वो नेगेटिव इमेज क्रिएट करने में साबित हो गई। लेकिन असल बात यह है कि किसी भी
शख्स की जिंदगी आजकल, प्लास्टिक हमारी जिंदगी का एक इंटीग्रल पार्ट हो चुकी है, इसके बिना हमारा गुजारा नहीं है। कपड़े में अगर पॉलिएस्टर है तो वो प्लास्टिक है, अगर स्वेटर एक्रेलिक का है तो वो प्लास्टिक है, हमारा चश्मा प्लास्टिक है। सुबह टूथब्रश से शुरू करते हैं और रात को सोते वक्त तक प्लास्टिक हर वक्त हमारी जिंदगी में किसी न किसी तरह शरीक रहती है, किसी न किसी तरह वो शामिल रहती है। और आप ये एक बहुत अच्छा बड़ा काम कर रहे हैं कि इस लोगों तक इस नॉलेज को पहुंचा रहे हैं कि प्लास्टिक असल में क्या है और उसकी हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, और हम किस तरीके से उसकी खराबियों से बच सकें जो कि हमारी की हुई होती हैं, और हम किस तरीके से उसका पूरा फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि ये मिरेकल मटेरियल है, ये बिल्कुल ही मिरेकल मटेरियल है। और अगर इसको गलत समझा जाएगा और इसको रोकने की कोशिश की जाएगी तो बहुत से दूसरे काम रुक जाएंगे और बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट भी देती है। और इसका एक बहुत एक ख़ास चीज़ जो है, जो शायद आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप तो कर ही रहे हैं, लेकिन मैं आपके लोगों तक ज़रूर पहुंचाना चाहूँगा, ऑडियंस तक, कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि प्लास्टिक कार्बन फुटप्रिंट को बहुत कम करती है। सही। और कार्बन फुटप्रिंट कम करने की वजह से ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। तो असल बात जो है वो, जो एक आम परसेप्शन है कि एनवायरनमेंट के लिए हैजर्डस है, असल बात उससे बिल्कुल उलट है। तो इस बात पे मैं ज़रा जोर देना चाहूँगा। और आप लोगों के एफर्ट की जितनी तारीफ की जाए कम है, बहुत फैंटेस्टिक काम है कर रहे हैं आप। और मैंने आपके दूसरे इंटरव्यूज भी सुने, और इमरान साहब से भी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत ही उनका भी इसमें शायद कंट्रीब्यूशन है, उनके बहुत अच्छे ख्यालात हैं। बिल्कुल सर, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री को और आवाम को, दोनों को ही बहुत फायदा पहुंचेगा आपके इस प्लेटफॉर्म से। बिल्कुल सर, आपने जिस तरह से कहा उसी को हम सम अप करके हम कहते हैं नो प्लास्टिक्स, नॉट NO, KNOW प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स को जानिए, यही हमारी कोशिश है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे शाह साहब, आज आपने टाइम निकाला और हम आज आपसे ये वादा लेकर भी जाएंगे कि आगे भी आप हमें टाइम देंगे और मजीद ट्रेनिंग्स की, मजीद आपसे इंफॉर्मेशन हासिल करने की जो हमारी कोशिश होगी उसमें आप हमारे साथ होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं सभी आपको, आपके प्लेटफॉर्म के सभी आपके कॉलीग्स को और आपके सभी सुनने वालों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप इसके ऊपर ये आप इतना अच्छा प्लेटफॉर्म चला रहे हैं। और साथ में मैं अपनी बेस्ट विशेस उन सबको, अपनी ग्रीटिंग्स और बेस्ट विशेस देना चाहता हूं। सबको मेरा आदाब। थैंक यू वेरी मच सर। नाजरीन, आपने आज का हमारा ये एपिसोड देखा, इसके बारे में अपना फीडबैक जरूर हमें भेजिएगा हमारे YouTube, Facebook और Twitter पे। सऊद जफर को इजाजत दीजिए। नो प्लास्टिक्स की एक और एपिसोड के साथ जल्द आपके सामने फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।